हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति। आप लोगों के सामने फिर से पिछली बार हमने 66 बीपीएससी के मैथ्स के सॉल्यूशन किए थे। इस बार हम करेंगे 65th बीपीएससी के मैथ्स के 10 जो क्वेश्चंस आते हैं उसके सॉल्यूशन। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था मैथ्स का, दैट वाज 65th बीपीएससी में x³ माइनस y³ की वैल्यू मेरे पास गिवन थी और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन थी। मुझे फाइंड आउट करना था x² प्लस y² प्लस xy। तो अगर आपको फॉर्मूला x³ माइनस y³ का फॉर्मूला याद हो, पूरा का पूरा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। x³ माइनस y³ का फॉर्मूला है x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy। तो मेरे पास ये गिवन है और फाइंड आउट इसे करना है। तो बड़ा इजी हो गया ये। 117/8 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3/2 लिखेंगे और बाकी जो ये एज इट इज़ हमारा आ जाएगा। जब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 3/2 है तो ये इधर जाकर क्या होगा, डिवीज़न में जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इधर 117/8 मल्टीप्लाई टू 2/3 जाएगा। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 39/4। दैट इज़ ऑप्शन सी इन बीपीएससी एग्ज़ाम। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे इसमें था 5 टू द पावर, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था ये। 5 टू द पावर x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 125 टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो जब भी एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि अगर बेस सेम हो तो हम उसके पावर को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को सेम बनाएंगे। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 5 और भी छोटा नहीं हो सकता, लेकिन 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 टू द पावर 3, और उसके ऊपर पहले से भी ये पावर है। तो जब ऐसा होता है तो ये दोनों पावर्स एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होने के कारण 5 के ऊपर पावर आ जाएगा 6x प्लस 3। ओके, तो जब ऐसी वैल्यू आएगी और यहाँ पर ये वैल्यू है, तो दोनों का जब बेस सेम हो गया है तो हम आराम से लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा और ये भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा। मेरे पास इक्वेशन आएगी x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये है मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 जो है आपके फोर्थ ऑप्शन में दे रखा था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी कहने का मतलब कि आपको उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, और क्वेश्चन ऐसा है कि देखकर समीशन वगैरह देखकर थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। चलो, तो ये है थर्ड क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमें s की वैल्यू निकालनी थी। और s गिवन क्या था, समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to 15 n प्लस 1/3। यहाँ पर समझने वाली बात है, समीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो क्वांटिटी है ये बार बार ऐड होगी। कब तक, जब तक n की वैल्यू 15 कंप्लीट ना हो जाए। एक बार 1 रखेंगे n के बदले, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, एज इट इज़ चलता 15 तक जाएगा। अच्छा, n के साथ तो वैसा होगा, और ये जो साथ में 1/3 है उसके साथ क्या होगा, ये 1/3 ये भी तो 15 बार ऐड होगा ना। पहले यहाँ पर 1 प्लस 1/3, फिर 2 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3। तो इस तरीके से मैं अगर 1/3 के लिए देखूँ तो ये 1/3 क्या होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 1/3 15 बार आएगा। तो बेसिकली ये जो है वो आ जाएगी वैल्यू 5। मतलब
समीशन ऑफ n में अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो समीशन ऑफ n कैसे निकालेंगे? समीशन ऑफ n का मतलब एक बार 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 15 तक। समीशन ऑफ n टर्म्स होते हैं n + 1/2। यहाँ पर n क्या है? 15। कितने हैं टोटल टर्म्स? 15 मल्टीप्लाइड टू 16/2। तो मेरे पास ये जो क्वांटिटी है ना इधर वाली, ये क्वांटिटी आएगी 120, बाकी बचा ये 5, ये इसमें ऐड होगा क्योंकि 1/3 इसमें ऐड हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको 5 को ऐड किया। तो आपके पास आ जाएगा 125। 125 आपका फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, 2 ट्रेन्स, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। चलो, 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 150 मीटर। 2 ट्रेन दे रखी है जिसके बारे में ये कह रहा है कि दोनों की लेंथ जो है, एक ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन 150 मीटर है और ये भी 150 मीटर है, और दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बट स्पीड सेम है। ये है 90 किलोमीटर पर आवर और ये भी है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। क्रॉस करेंगे इसका मतलब कि मुझे ये पता करना है कि टाइम, वो टाइम क्या होगा जिस समय ये क्रॉस करेंगे, यही फाइंड आउट करना है। तो आपके पास सबसे पहले माइंड में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पीड दे रखा है, टाइम फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का भी अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करो। ये ट्रेन अगर 150 मीटर है और ये भी ट्रेन 150 मीटर है, इस ट्रेन को यहाँ पहुँचने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा? तो 150 + 150। इस ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने में कितना तय करना पड़ेगा? 150 + 150। मतलब अगर माना जाए तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? 300। 150 + 150, तो डिस्टेंस मेरे पास टोटल जो है वो है 300। और स्पीड टोटल क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए टोटल स्पीड है मेरे पास 90 + 90 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस हमारा मीटर में है, इसीलिए हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? 180 मल्टीप्लाइड टू 5/18, मेरे पास आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड आ चुका है, डिस्टेंस मालूम है, इस फॉर्मूला में पुट करके टाइम निकाला जा सकता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300 and speed is 50, so value will come out as 6 सेकेंड। 6 सेकेंड आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन जो बेसिक चीज़ थी कि डिस्टेंस क्या होगा, क्या डिस्टेंस कवर करना होगा, और स्पीड क्या होगी, स्पीड ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ, एक और चीज़, अगर ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जाती तो हम इसके स्पीड को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एक दूसरे से डिस्टेंस अपार्ट होगा, इसीलिए हमने इसके स्पीड को ऐड कर दिया है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द रेडियाई ऑफ सर्कल ए एंड बी, यहाँ पर दो सर्कल हैं ए एंड बी, दोनों का रेडियस अगर r1 माना जाए और इसका रेडियस r2 माना जाए, तो जो रेडियाई है उसका रेशियो r1/r2 इज गिवन एज 1.5/1,
और पूछ रहा है कि एरिया ऑफ A1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ A2, ये क्या होगा। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होगी पाई R1 स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी पाई R2 स्क्वायर। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है। इट मीन्स पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर। पाई पाई तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद मेरे पास बच जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 अपॉन R2 अगर आपको मालूम है तो आप उसका स्क्वायरिंग करके आराम से निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 2.25 अपॉन 1। ये एकदम 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये आपके थर्ड ऑप्शन में बीपीएससी में दे रखा था 2.25 अपॉन 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टैप वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स। एक टैप जो है वो एक वाटर टैंक है, इसको 3 आवर्स में फिल करता है। ठीक है, अगला टैप जो है वो 4 आवर में इसको एम्प्टी करता है। ठीक है, तो अगर कोई टैप 3 आवर में फिल करता है तो 1 आवर में कितना फिल करता होगा, 1/3 पार्ट फिल करता होगा। ये है फिल करने वाला टैप, ये है एम्प्टी करने वाला टॉप। ठीक है, तो अगर 4 आवर में ये एम्प्टी कर देता है तो 1 आवर में ये कितना पार्ट एम्प्टी करता होगा, ये 1/4 पार्ट एम्प्टी करता होगा। इतना हमने कैलकुलेट किया अपनी मर्जी से। इफ़ द टैंक इज़ 1/3 फुल, अब जिस टैंक को फुल करना है वो टैंक 1/3 पहले से फुल है, मतलब एक तो टैंक है, तो एम्प्टी पार्ट इसका जो बच गया वो क्या है, 1/3 तो फुल है, तो बाकी बचा जो एम्प्टी पार्ट है वो क्या है, 1 - 1/3। 2/3 पार्ट जो है वो एम्प्टी है। मीन्स मुझे ये देखना है कि 2/3 पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 1/3 तो पहले से ही फुल है। ठीक है, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, जिस टैंक को फिल करना है उसमें 2/3 पार्ट ही बचा हुआ है, इस पार्ट को फिल करने में क्या टाइम लगेगा। तो चलो यहाँ से जो हमने देखा है कि ये फिल कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है, 2 टैप है। तो मैं पहले ये देख लेती हूँ कि फिल और एम्प्टी जब एक साथ दोनों चल रहे हैं तो कितने घंटे में कितना फिल हो पा रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में अगर 1/3 पार्ट फिल हो रहा है, ओके, 1/3 पार्ट जो है वो फिल होने का है, और 1/4 पार्ट उसमें से फिर क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। तो मतलब 1 घंटे में फिल हो कितना रहा है, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/12 पार्ट। मीन्स 1 आवर में आपका 1/12 पार्ट फिल हो रहा है। तो 1/12 पार्ट 1 आवर में, तो 2/3 पार्ट कितने आवर में, यही सवाल है। तो 1/1/12 मल्टीप्लाइड टू 2/3, यूनिटरी मेथड लगाया है मैंने यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 8 आवर। ठीक है, जो आपके फर्स्ट ही ऑप्शन में बीपीएससी में दे रखा था। क्वेश्चन जब भी ऐसे वाले आए, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। पिछली बार भी मैंने टाइम एंड वर्क वाला जो बताया था उसमें मैंने बताया था वर्क ऊपर रखना है और टाइम नीचे रखना है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका ईजिली और गलतियाँ कम होंगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जो बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे। पिछली बार भी हमने एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया था, फिर हमने वो किया था, एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन किया था, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन किया था और एक रेशियो वाला क्वेश्चन किया था। इस बार भी इसी तरीके का दिख रहा है। तो ये हर बार जो है पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर आप कुछ साल के क्वेश्चंस देख ले तो मैथ्स में आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो मिसिंग नंबर वाला है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन जो है वो है 1 3 9 15 25 35 49
इसके आगे का नंबर क्या होगा, यही है 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप सब्ट्रैक्ट कर कर देखो, कुछ ऐड करके देखो, कहीं भी कुछ सिमिलैरिटी अगर नज़र आए तो सॉल्व हो जाएगा। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 6, फिर 6, फिर 10, कोई भी सिमिलैरिटी मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। और उसके बाद जब मैं ऐड करती हूँ तो ये 4, फिर ये 12, फिर ये 24, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक बार हम स्क्वेयरिंग और क्यूब वाला चीज़ करके देखते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर जब हमने देखा तो ये जो है 1 का स्क्वायर है, फिर 3 के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, ये जो है वो 3 का स्क्वायर है, इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, और ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। चलो, तो अगर मेरा इस तरीके से सीक्वेंस आ रहा है, बीच बीच वाले नंबर मुझे नहीं मालूम, अगर ये वाला पार्ट 2 स्क्वायर हो जाता तो हमारे लिए आसान हो जाता, लेकिन 2 स्क्वायर ना होकर ये 4 - 1 है, मतलब 2 स्क्वायर -1 तो है। उसके बाद ये क्या है, ये 4 स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये है क्या, 4 स्क्वायर -1। ये होना चाहिए था 6 स्क्वायर, बट ये है 6 स्क्वायर -1। इसी तरीके से जब हम चलेंगे ये 7, तो ये क्या होगा, 8 स्क्वायर -1, यही तो होगा, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 63। फोर्थ ऑप्शन इज, जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 8, वो हमारे पास गिवन था दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब आपको इसमें से बोल रखा था कि x और y जो है एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है और y उसका ब्रेड्थ है। तो अगर आप एक्स वाई फाइंड आउट करते हो तो आपको डायगोनल फाइंड आउट करना था। तो अगर आप डायगोनल फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी होगी, फिर आप डायगोनल आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ इन दोनों में से क्या हम एक्स वाई फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम फॉर्मूला लिखें तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 ऐसा होगा। और x माइनस वाई 1 है तो मेरे पास यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 7 आ जाती है। अगर x प्लस वाई 7 आ गया यहाँ से x प्लस वाई 7, तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसमें सबसे ईजीएस्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें ये होता है x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू समथिंग। यहाँ पर हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 आया है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 8, सो x इज इक्वल्स टू 4। उसी तरीके से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर बेसिकली ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। तो डायगोनल मेरा कैसे सॉल्व होता है, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, ये है हमारा डायगोनल 5। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका 5 आंसर दे रखा था। आगे चलते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब उसमें 66 वाले में आपको डायरेक्टली नंबर दे रखा था, लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज दे रखा है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं 80, टोटल स्टूडेंट्स 80, उसमें से 60% वो हैं जो चेस खेलते हैं, 60% वो हैं जो कैरम खेलते हैं, एंड 45% वो हैं जो चेस खेलते हैं। उसके बाद पहले आप इसको फाइंड आउट कर लें। आपके पास गेम कितने हो गए, कैरम एंड चेस,
यही तो 2 गेम है। तो जब आप ये इसको लिखेंगे कैरम, इसको लिखेंगे चेस, ओके। तो कैरम खेलने वाले कितने बच्चे हैं ये आपको इसका 60% करना होगा। 80 का 60% आपके पास वैल्यू आएगी 48। जब आप 45% करेंगे इसी 80 का तो आपके पास वैल्यू आएगी 36, ओके। अब ये वो बच्चे हैं जो, ये तो सिर्फ कैरम खेलता है और ये सिर्फ चेस खेलता है। आगे हमें दे रखा है 10% स्टूडेंट नीदर प्ले कैरम नॉर चेस। 10% ऐसे बच्चे हैं जो ना तो कैरम खेलते हैं ना चेस खेलते हैं, ठीक है। लेकिन तो अगर 10% बच्चे ऐसे हैं जो ना तो कैरम खेलेंगे ना चेस खेलेंगे, इसका मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं जो कैरम भी खेलते हैं, चेस भी खेलते हैं और साथ साथ या तो कैरम खेलेंगे या तो चेस खेलेंगे या तो दोनों गेम खेलेंगे, ऐसे बच्चे हैं। तो 90% जब हम 80 का 90% सॉल्व करेंगे वो कौन से बच्चे आएंगे? ईदर कैरम और चेस, ईदर कैरम और चेस और बोथ, ऐसे बच्चे हैं जो कैरम खेले या चेस खेले या फिर दोनों खेले। तो 90% ऑफ 80 क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 72। तो 72 ऐसे बच्चे हैं जो ईदर में हैं। तो अगर मतलब 72 बच्चे ऐसे हैं जो ये भी खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं या ये भी खेल सकते हैं। तो इस 72 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो सिर्फ कैरम खेलते हैं, जो सिर्फ चेस खेलते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ कैरम और चेस दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो ये बीच वाला जो हो गया ये आ गया मेरे पास 12। अब आपसे पूछा यही था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज ओनली चेस, ऐसे स्टूडेंट का बताइए जो सिर्फ चेस खेलते हैं। जो 36 था ये तो चेस भी खेलता था और ये बीच में भी था, यही बात है। लेकिन जो सिर्फ चेस खेलते हैं वो क्या होगा? 36 माइनस 12 आ जाएगा आपके पास 24 इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके सेकेंड ऑप्शन में दे रखा था। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा है जो भी मैं बता रही हूँ। तो आपको अगर मेरी पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि और मुझे किसी टॉपिक पर अगर वीडियो लानी है तो, ओके।